नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी पूरी। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश सचिव ने दी ब्रीफिंग। कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को दुनिया के सामने रखेगा दल। विदेश मंत्री पर राहुल गांधी के सवालों पर भड़की बीजेपी। राहुल गांधी को बताया नए युग का मीर जाफर, कहा वो बोल रहे पाकिस्तान की भाषा। विदेश मंत्रालय पहले ही राहुल के दावों को बता चुका है गलत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना के शौर्य की तारीफ। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने बीमारी की जड़ आतंकवाद को बनाया निशाना। पाक सेना ने नागरिकों और धार्मिक जगहों को बनाया निशाना, लेकिन हमारी जवाबी कार्रवाई में घुटनों पर आया पड़ोसी। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के मौके पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर अपने विचार किए साझा। आयुष्मान भारत योजना का किया जिक्र। कहा भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालक। लाखों लोगों के पास है यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र ने केवल 3 मुद्दों पर ही सुनवाई के फोकस रखने पर दिया जोर। सुनवाई के दौरान खजुराहो का भी हुआ जिक्र। सीजेआई बोले एएसआई संरक्षण में होने के बाद भी वहां होती है पूजा। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के खिलाफ भारी आक्रोश। उत्तरी वजीरिस्तान में ड्रोन हमले में 4 बच्चों की मौत। शव के साथ उतरे सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मोदी सरकार की पहल पर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाला है। ऐसे 60 डेलीगेशन में से 3 डेलीगेशन को आज विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी। ये दल दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को संरक्षण दे रही है, तो वहां की सेना भी इस काम में लिप्त है। अपनी बातों के संदर्भ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल प्रमाण भी दुनिया भर को सौंपेगा, तो ये भी बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया है, जो आगे भी जारी रह सकता है। सभी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जाने वाला है। मोदी सरकार की पहल पर विभिन्न दलों के सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंगलवार को जिन 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को जानकारी दी गई, उनमें जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएम के सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दल शामिल रहे। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों को सपोर्ट भी किया। लोगों ने 1, 2, 3 कंट्री को छोड़ दी, सबने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों में। और चीज़ों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग इंगेज करेंगे जाकर के बात करेंगे, उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे इन सारे चीज़ों को। जो कुछ भी अभी तक कहा गया है, जो आप लोगों को बताया गया है, उसी को फिर से एक बार दोहरा के और विस्तार से हमको बताया। जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास। और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे, वहाँ भी जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि पाकिस्तान कोई पहली बार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं पाया गया है। बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है।
अब दुनिया को ये बात साफ करनी है कि हम किसी भी आतंकी घटना पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम कहीं भी जाकर उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और इसी आधार पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। ये सहमति पूरी तरह द्विपक्षीय आधार पर थी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए कई दस्तावेज भी लेकर जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का जिक्र है। एक बात और स्पष्ट रूप से बताई गई कि जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो पाकिस्तान की सरकार करवा रही, जिस पर सेना का ही नियंत्रण है, यानी पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों को पोषित कर रही है। दुनिया के देशों को ये संदेश भी दिया जाएगा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को खत्म करना था, वहां की आवाम के खिलाफ भारत नहीं है। मंगलवार को 3 डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी गई तो जल्द ही बाकी 4 प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को भी विदेश सचिव के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑल पार्टी सांसदों के सभी 7 डेलीगेशन के विदेश दौरे की जानकारी भी सामने आ गई है, जिसके अनुसार बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ग्रुप 23 मई को बहरीन जाएगा, 25 मई को कुवैत जाएगा, 27 मई को सऊदी अरब का दौरा करेगा तो 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इसी तरह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को फ्रांस जाएगा, 27 मई को इटली पहुंचेगा तो 29 मई को डेनमार्क का दौरा करेगा, 1 जून को यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, 3 जून को बेल्जियम जाएगा तो अपने अंतिम पड़ाव में 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 22 मई से जापान के दौरे पर जाएगा, 24 मई को दक्षिण कोरिया पहुंचेगा तो 27 मई को सिंगापुर जाएगा, 28 मई को इंडोनेशिया जाएगा तो 31 मई को मलेशिया का दौरा करेगा। इसी प्रकार शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला दल 21 मई को संयुक्त अरब अमीरात जाएगा, 24 मई को कांगो पहुंचेगा, 28 मई को सिएरा लियोन की यात्रा करेगा और अंत में 31 मई को लाइबेरिया पहुंचेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को गुयाना का दौरा करेगा तो 27 मई को पनामा जाएगा। ये दल 29 मई को कोलंबिया पहुंचेगा, 31 मई को ब्राजील जाएगा और 3 जून को अमेरिका का दौरा करेगा। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि की अगुवाई वाला दल 22 मई को रूस से अपने दौरे की शुरुआत करेगा, 25 मई को स्लोवेनिया जाएगा, 27 मई को ग्रीस जाएगा, 29 मई को लातविया पहुंचेगा तो 31 मई को स्पेन पहुंचेगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 24 मई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस दल का पहला पड़ाव कतर होगा, जहां से वो 27 मई को दक्षिण अफ्रीका जाएगा, 29 मई को इथियोपिया जाएगा तो 1 जून को मिस्र का दौरा करेगा। इन सभी 7 डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों को न सिर्फ शामिल किया गया है बल्कि कई दलों का नेतृत्व भी विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इन सभी 7 दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। इस बीच यूसुफ पठान के प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लेने के बाद टीएमसी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में नामित किया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूपी की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने कुशल सर्जन की तरह काम किया है। बीमारी की जड़ की तह तक पहुंचते हुए भारतीय सेना ने आतंक के ठिकानों की असली जड़ पर प्रहार कर पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरा देश सैन्य बलों के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर से सेना से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है तो राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया है।
राहुल गांधी के सवालों को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन राजनीतिक वजहों से कांग्रेस सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रही है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल का विदेश मंत्री पर वार, बीजेपी का पोस्टर से पलटवार, सिंदूर पर सियासी लड़ाई मीर जाफर तक आई। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर पूरा देश एकजुट है और सेना के शौर्य की सराहना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को आधार बनाकर सवाल दाग रहे हैं, तो कई नेता सबूत की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल के इस रवैये पर तंज कसा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर कुछ पोस्ट करते हुए राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे के एक साथ जोड़ी गई एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जिसका जवाब पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में दे चुके हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। क्या अब निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी को दिया जाएगा? इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी भारतीय सीमा में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। विश्व का कोई देश भारत से ये नहीं पूछ रहा कि भारत के कितने जहाज गिरे। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने जहाज गिरे, या सेनाओं के पराक्रम की तारीफ नहीं की। उनकी फितरत है भारत विरोधियों का साथ देना, चीन परस्त बातें करना, पाकिस्तान परस्त बात करना और अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश करना। दरअसल राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। हालांकि राहुल के इन दावों पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। डीजीएमओ राजीव घई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. विदेश मंत्रालय के बयान और राजीव घई के पुराने बयान को दिखाने के बाद भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का साफ कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है वही सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, उसी तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारों की माने तो सियासत में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने करारा वार किया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा है कि स्वाभाविक है 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पार्टी कर रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के
भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत बढ़ती जा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि देश सुरक्षा के इस विषय पर केवल राजनीति करना चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस विषय पर कोरी राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में हमारे डीजीएमओ ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि परिस्थिति क्या थी। खड़गे ये बात नहीं कह रहे कि भारत की सेनाओं ने वो अविश्वसनीय काम किया कि 23 मिनट में दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे राजनीति की बू आती है और कम से कम खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता से इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक मर्ज से बात की और उन्हें जर्मनी के चांसलर का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए, हमने 3 पर जवाब दे दिए हैं, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखने की बात कह चुका है। मुस्लिम पक्ष इस मामले पर अन्य बिंदुओं पर भी बहस करना चाह रहा था। आज सुनवाई पूरी नहीं हुई, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता दूसरे मुद्दों को भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 मुद्दों पर ही सुनवाई फोकस रहनी चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था, जिस पर सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान सैकड़ों सालों से है। अयोध्या फैसले में इस प्रावधान को अहमियत दी गई है, लेकिन अब सरकार इसे खत्म कर रही है। सिब्बल ने दलील दी कि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। वहाँ पर आप ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रख करके आप कैसे एक रिलीजियस एंडोमेंट को रन करेंगे, ये एक बहुत ज़्यादा ऑड कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से तो कल आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में दूसरे लोगों को आप डालेंगे। हिंदू एंडोमेंट हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, मद्रास हो, इस तरह जितने भी हिंदू एंडोमेंट्स हैं, कल तो आप उसके अंदर भी, जैसे आपको याद होगा कि लास्ट डेट के ऊपर मीडिया के अंदर बाइट भी चली थी और उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में इस बात को उठा दिया था, जो सहारनपुर के MP हैं कांग्रेस के, कि उन्होंने ये कहा कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मुझे राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जगह दीजिए। तो कल इस तरह की बातें उठकर आएंगी और इस बात को समझा जा रहा है।
कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि अगर अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत होगी तो अदालत जारी करेगी। इस पर एसजी तुषार मेहता ने अदालत के सामने पिछला आदेश पढ़ते हुए कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति वक्फ बाय यूजर और डीएम की भूमिका पर बात हुई थी। यही 3 मुद्दे थे जिन पर सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी। सॉलिसिटर जनरल की इस बात पर सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये वक्फ बिल में कहीं ना कहीं ये सबको पता है और पूरे देश को भी पता है कि वक्फ में कहीं ना कहीं तो इन धांधली है या जो भी कह लीजिए कि दूसरे नंबर पे पूरे देश में वक्फी क्यों है, वक्फ का कब्जा इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई। एक कॉमन सी बात है, ये कोर्ट में तो ठीक है मामला सब जुडिस है, बट एक कॉमन सी बात है किसी की भी प्रॉपर्टी हो और वो ऑटोमेटिकली इतना दान कैसे दे सकता है किसी रिलीजियस को प्रॉपर्टी। ये है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, लेकिन वक्फ को मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सही डिसीजन है और कोर्ट भी मेरे हिसाब से इसी फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन करेगी। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और ये सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को यहाँ लिफ्ट, एक्सेलेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर का बनकर तैयार है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक स्टेशन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा, सब कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। योजना में शामिल इन 103 रेलवे स्टेशनों को विशेष रूप से विकसित किया गया है और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का 22 मई को उद्घाटन करेंगे। इससे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। भीलवाड़ा जिले का मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। इसके विकास और सौंदर्यीकरण पर 4,74,18,347 रुपए खर्च किए गए हैं। मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की। आज के 6 साल पहले आया था और आज आया, उनमें बहुत फर्क हटा मेरे को। पहले बहुत गंदगी थी और आज बहुत सफाई के काम कर रहे हैं मोदी जी। जो मांडलगढ़ में स्टेशन का चयन हुआ है और जिस प्रकार इसका विकास हुआ है वो भीलवाड़ा जिले का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन मांडलगढ़ बन चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना में आगरा रेल मंडल का फतेहाबाद रेलवे स्टेशन भी पुनर्विकसित किया गया है। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 2,60,00,000 रुपए की धनराशि से हुआ है। इस धनराशि से रेलवे स्टेशन के भवन का विस्तार, शौचालय, दिव्यांगजन पार्किंग, दिव्यांगजन खिड़की, प्रतीक्षालय, बुकिंग काउंटर, पीएफ शेल्टर, पार्किंग क्षेत्र जैसे कई कार्य शामिल है। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने से आसपास के लोग अब सुगम यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 तारीख को आगरा मंडल के 5 स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। उनमें से एक स्टेशन फतेहाबाद भी है। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है ये स्टेशन। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बूंदी का रेलवे स्टेशन अब अपने नए और भव्य रूप में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन को हेरिटेज लुक में डेवलप किया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके, इसका खासा ध्यान रखा गया है। स्टेशन पर खास तौर से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बूंदी की पारंपरिक चित्रशैली को प्रमोट करने के लिए एक विशेष स्टॉल भी बनाया गया है।
बूंदी रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने के लिए विकास कार्य में करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसको हेरिटेज लुक दिया गया है, इसमें 8 करोड़ 15 लाख इसका लागत आई है। इसमें बूंदी पर्यटक नगरी है, इसलिए बहुत अच्छा है, आने जाने में यात्रियों को परेशानी नहीं है। अमृत भारत योजना के तहत अलवर जिले के राजगढ़ रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया गया है। इसके तहत 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण कर हेरिटेज लुक दिया गया है। मंगलवार को राजगढ़ रेलवे स्टेशन का जयपुर मंडल के एडीआरएम संजीव दीक्षित ने जायजा लिया और स्टेशन का निरीक्षण किया। राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 10 लाख की राशि से डेवलपमेंट के विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो नए कार्य किए गए हैं उसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से राजगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास कार्य हुआ है। वहीं यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन की भी अमृत भारत योजना के तहत सूरत बदल दी गई है। पहले चरण में 15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और उसके पास रेलिंग में हरियाली लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। रात के समय रंग बिरंगी लाइटें स्टेशन की शोभा बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का विषय स्वास्थ्य के लिए एक विश्व भारत के वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो एकजुटता और समग्र कल्याण की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने समावेशी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल से भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराए जाने की बात कही। With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में सहकारी डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और चक्रीयता पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे हम श्वेत क्रांति 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य न केवल डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार करना और उन्हें कुशल और प्रभावी बनाना होना चाहिए, बल्कि डेयरी का ऐसा इकोसिस्टम बनाना भी होना चाहिए जो टिकाऊ हो और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो हमें एकीकृत सहकारी समितियों का एक नेटवर्क बनाना होगा, जहां अधिकांश काम सहकारी समितियों के बीच आपसी सहयोग और सहभागिता के माध्यम से किया जाए। अमित शाह ने वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के महत्व पर बल दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्थित मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन एक ब्रिटिश कालीन रेलवे स्टेशन है और इसे एक महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। वहीं अमृत भारत योजना के तहत भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन को भी रखा गया है। इसके विकास एवं सौंदर्यीकरण पर 4 करोड़ 74,18,347 रुपये खर्च हुए हैं। मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की। और वहीं अमृत भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन अंबिकापुर, डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई 3 और रायपुर के पास स्थित उरकुरा स्टेशन है। इन स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। रायपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने जानकारी दी कि यात्रियों को स्मार्ट और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है।
और आगे बढ़ते हैं। इन जो स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, इसमें इसके 3 मूल बिंदु हैं: सुविधा, संस्कृति और सशक्तिकरण। सुविधा के तहत इन स्टेशनों पर एसी वेटिंग हॉल्स, अतिरिक्त टिकट काउंटर्स, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो इन तीनों स्टेशनों को जब उनका डिज़ाइन दोबारा तैयार किया गया तो जो लोकल वहाँ की हमारी संस्कृति है, म्यूरल्स है या जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अचिता बबल, जो कि एक पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा के द्वारा मॉनिटर्ड और एक सेंट्रली लोकेटेड एक स्थान है जहाँ पर अकेली जाने वाली महिलाएं या लड़कियाँ अगर उनको अकेले यात्रा करना पड़ रहा है तो उस बबल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज जिले के करछना रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इन स्टेशनों की प्रमुख विशेषता आधुनिक डिजाइन के साथ स्टेशन में आधुनिकता एवं सुंदरता का नमूना है। उत्तर मध्य रेलवे में 9 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया गया है। उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 मई को किया जाएगा। यद्यपि उत्तर मध्य रेलवे के 46 स्टेशन 46 स्टेशन है जिनका अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकास किया जा रहा है, परंतु प्रथम चरण में अभी हमारे 9 स्टेशन हैं जिनमें जो यात्री सुविधा के कार्य, उसके सौंदर्यीकरण के कार्य, विकास के कार्य किए गए हैं, उनका लोकार्पण होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अमृत भारत स्टेशन के बैनर तले आज शंकरपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ विप्लव बाउरी और पब्लिसिटी इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह ने शंकरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शंकरपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्टेशन का आमूलचूल परिवर्तन से स्थानीय लोग फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं यूपी के बदायूं जिले का उझानी रेलवे स्टेशन अब अमृत योजना के तहत आधुनिक तरीके से बनकर तैयार हो गया है। उझानी स्टेशन अब नए लुक में आने वाले यात्रियों को लुभा रहा है। इसके साथ ही यहां आने वाले यात्रियों को अब बेहतर सुविधाएं भी मिल सके, इसके लिए यात्रियों को दी जाने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं में विस्तार किया गया है। करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। सफाई वफाई बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, देखने जाने में बहुत फिट फाट है और ट्रेनों का भी बहुत सुधार हुआ है। अच्छी बैठने की जगह है, पंखा वगैरह लगे हैं। लाइन में लगना पड़ता था, अब ऑनलाइन सिस्टम है, बैठने की जगह नहीं थी पहले, और सफाई भी काफी हो चुकी है। पहले से बहुत अधिक हुआ है। क्या बदलाव हुआ? यहाँ पर पानी ठंडा है, बैठने की हवा, कुर्सी बढ़िया है, टिकट में लाइन लगती बहुत नहीं लग रही है। पहले से यहाँ काफी बदलाव हुआ है। यहाँ पहले लाइन लगती थी ट्रेन टिकट के लिए, वो भी लाइन भी नहीं लगती, ऑनलाइन भी टिकट होता है, और फिर पानी भी यहाँ से ही ठंडा मिलता है, और यहाँ की कंडीशन सही हो चुकी काफ़ी से, पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है। और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरा देश एकजुट दिखाई पड़ रहा है। इन यात्राओं में बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हो रहे हैं, तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी इन यात्राओं में शिरकत कर रही हैं। तिरंगा यात्राओं में युवाओं, महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा है, तो पूरा माहौल राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। देश भर में सिविल सोसाइटी की ओर से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें लोगों का जोश और देश के प्रति जज्बात देखते ही बन रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने के लिए मध्य प्रदेश के धार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा धार के लाल बाग से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लाल बाग में ही आकर संपन्न हुई। रैली में धार विधायक नीना वर्मा समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। खंडवा में मातृशक्ति संगठन द्वारा एक विशाल सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये रैली शहर के मार्गों से होते हुए केवल राम चौराहे पर समाप्त हुई। मैहर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सभी समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भारत माता की झांकी और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे नागरिकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। यात्रा अग्रसेन चौराहे से शुरू होकर किला चौक, घंटाघर, कटरा बाजार और काली माता मार्ग से होते हुए घंटाघर चौक पर ही संपन्न हुई। जगह जगह पर यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा कर लोगों ने इसका स्वागत किया। हम लोग यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को धूल चटाई है हमारी सेना ने, उसके उत्साहवर्धन के लिए और उसके जो भी उन्होंने कार्य किया है वो वीरता का कार्य किया है, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे भारतीय महिलाओं का गर्व है। हमारे जो सैनिक देश में हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। आज जो हम सुरक्षित हैं उन्हीं हमारे नौजवानों की वजह से सुरक्षित। ये जो तिरंगा यात्रा हमारे देश शहर शहर में निकाली जा रही है, इस तीर्थ यात्रा से हमारे लोगों का उत्साह, मनोबल और जन जागरण बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पांगी के 13,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच निकली तिरंगा यात्रा में भरमौर के विधायक सहित काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने भारतीय सेना के पक्ष में नारेबाजी की। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना और तिरंगा हाथ में लेकर लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सेना के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत प्रशंसनीय कार्य किया और भारत जिस तरह से एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम दिया, सब बधाई के पात्र हैं और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और पूरा संसार में हमारा जो एक मुकाम था उसको हासिल किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डॉक्टर शंकरराव चौहान प्रतिमा स्मारक से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में कैबिनेट मंत्री अतुल सावे, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक राव चौहान समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राजनेताओं के अलावा बड़ी संख्या में नागरिक, व्यवसायी, छात्र और पूर्व सैनिक तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इस योजना से अब 70 वर्ष आयु से ऊपर के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पिछले एक दशक में हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से यह हेल्थ सेक्टर एक रहा है। किस तरह से हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत योजना यह गेम चेंजर सिद्ध हो रही है। पिछले वर्ष हमने इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की है। पहले यह योजना केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके अर्थात देश की 40% आबादी के लिए उपलब्ध थी, लेकिन पिछले ही वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों का एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन दिल्ली के पूसा में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम कार्य के लिए एकीकरण, विकसित भारत एट 2047 के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ICAR को देश का गर्व बताते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि अभी कई और लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना है और जल्द ही
विकसित भारत पद यात्रा पे वो जा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान, हम सब मिलकर निकलेंगे किसानों के। हमने लक्ष्य बनाया इसी खरीफ की फसल में हम निकलेंगे भी, और इसी खरीफ की फसल में उत्पादन बढ़ा के भी दिखाएंगे, लागत घटा के भी दिखाएंगे। हमारे ज्ञान का लाभ सीधा खेत में किसान को मिले। स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक अभियान बनेगा जहां लैब टू लैंड जुड़ेंगे, किसान विज्ञान और शिक्षा के केंद्र सब जुड़ेंगे और जुड़ के एक दिशा में काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए रणनीतिक तरीके से काम करने पर जोर दिया, जिसमें कृषि से जुड़े संस्थानों की अहम भूमिका रहेगी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आजीविका का भी सबसे बड़ा साधन। आज भी हम देखते हैं कि लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 50% लोगों को आजीविका और 18% हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा मूल मंत्र है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया। ये ऐप्स डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। साथ ही दक्षता, सेवा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिचालन कुशलता को बढ़ाने में भी सहायक होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किए। ये ऐप डिजिटल नवाचार के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस के एक उपकरण के रूप में ये ऐप देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐप बढ़ी हुई दक्षता, सेवा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देंगे। ये ऐप नवीनतम तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्धता है वो उपयोग करके हमारा जो पंक्ति में अंत में जो खड़े हुए हैं वो व्यक्ति को सरकार का जो वेलफेयर योजना का लाभ है वो पहुंचाना है, ये हमारा सोच है। डिपो दर्पण मोबाइल ऐप पर्यवेक्षी अधिकारियों को किसी भी समय कहीं भी गोदाम के प्रदर्शन को ट्रैक करने की अनुमति देगा, जिससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। ये स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीकों, सीसीटीवी निगरानी और सेंसर के साथ एकीकृत है। दूसरी ओर अन्न सहायता ऐप अपनी तरह का पहला वॉइस और मैसेज शिकायत प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को वास्तविक समय ट्रैकिंग और फीडबैक के साथ अपनी स्थानीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी देगा। इसके अलावा अन्न मित्र एफडीएस डीलरों, खाद्य निरीक्षकों, जिला अधिकारियों आदि के लिए राशन वितरण के लिए वास्तविक समय कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। ये मासिक बिक्री, निरीक्षण रिपोर्ट और सरकारी अपडेट के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। आज का ये अवसर जहाँ पर हम डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता जैसे 3 महत्वपूर्ण पहलों को शुभारंभ जो कर रहे हैं, ये केवल तकनीकी प्रगति का परिचायक ही नहीं है, बल्कि ये नए भारत की उस सोच को दर्शाता है जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर और सबका साथ सबका विकास के विजन पर आधारित है। कार्यक्रम में विभिन्न संबंधित विभागों के देश भर से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। देश में अनाज का बम्पर उत्पादन होता है, लेकिन इसका भंडारण एक बड़ी समस्या होती है और बहुत बड़ी मात्रा में कई बार अनाज खराब होता है। सरकार की कोशिश है कि अनाज का एक दाना भी बर्बाद ना हो और इसके लिए तमाम स्तर पर प्रयास
किए जा रहे हैं। तकनीक का उपयोग करके अब भंडारण से लेकर वितरण तक की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ साथ और सुरक्षित और मजबूत किया जा रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया के लंकावी में 20 से 24 मई तक चलने वाले लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। रक्षा राज्य मंत्री ने लीमा 2025 में भारत मंडप का उद्घाटन भी किया। ये मंडप भारत की मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित होती स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमताओं को दर्शाता है। लीमा 2025 के 17वें संस्करण में 24 देशों के 860 प्रदर्शक शामिल हुए हैं। इनमें 426 अंतर्राष्ट्रीय और 434 स्थानीय कंपनियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान और सिंदूर की महिमा को दर्शाता है। इस ऑपरेशन में देश के जवानों ने शौर्य पराक्रम से दुश्मन को धूल चटाने का कार्य किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के, सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होने के बाद से पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर और फिरोजपुर के हुसैनीवाला व सादकी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी बंद कर दी गई थी, जो आज से दोबारा शुरू हो गई। इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे लगाए, लेकिन इस बार पहले की तरह न तो दोनों तरफ के गेट खोले गए और न ही BSF जवानों और पाक रेंजर्स ने हाथ मिलाए। मंगलवार शाम 6:30 बजे BSF जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच रिट्रीट सेरेमनी हुई। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से रिट्रीट सेरेमनी बंद कर दी गई थी। मिजोरम ने 100% साक्षरता दर हासिल कर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। उल्लास योजना के तहत ये सफलता मिली। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। ये घोषणा राजधानी आइजोल में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान की गई। इस समारोह में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी मौजूद रहे। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मंगलवार को 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के अवसर पर भारत सरकार की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और नेपाल सरकार के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों जैसे कि सस्ती दवाएं, संक्रामक रोग, गैर संचारी रोग, डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कार्यबल की क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई। बैठक में भारत और नेपाल के बीच मजबूत साझेदारी और समर्थन को और भी मजबूत करने पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में शामिल नखासा थाने के अंतर्गत 5 आरोपियों के फरार होने के कारण उनके घर पर नोटिस चस्पा किए गए। संभल हिंसा के मामले में SIT प्रभारी और असमोली CO कुलदीप सिंह ने कहा है कि संभल हिंसा मामले में नखासा थाना में 2 मुकदमे भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 व 305 के तहत दर्ज किए गए थे, जिसकी विवेचना SIT द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि फरार चल रहे 5 अभियुक्तों के घर पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किए गए हैं। दिनांक 24/11/24 को जो संभल में हुई हिंसा की विवेचना SIT के द्वारा की जा रही है, उसी के क्रम में थाना नखासा के अभियुक्त 304 और 305 की विवेचना जो कि SIT के द्वारा की जा रही थी,
उसमें 5 अभियुक्तों की कल दिनांक 19/5/2025 को उनकी 84 BNSS की कार्रवाई जो उद्घोषणा है माननीय न्यायालय से जो जारी की गई थी उसका तामीला कराया गया है। उसमें 5 अभियुक्त हैं, इसमें राहिल, शारिक, अता, फैजान और समद हैं। इनके पांचों के घरों पर जाकर विवेचकों के द्वारा नियमानुसार उसको चस्पा कराना और जो अन्य कार्रवाई हैं वो कराई गई हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमिलनाडु के चेन्नई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2023 के मानव तस्करी मामले में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया है और प्रत्येक को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शहाबुद्दीन हुसैन उर्फ मोहम्मद साहबुद्दीन और मुन्ना उर्फ नूर करीम के रूप में पहचाने गए 2 लोगों पर NIA अदालत ने 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वो नवंबर 2023 में NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से थे। एजेंसी ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था। वहीं तीसरे आरोपी जिसकी पहचान बाबू SK उर्फ बाबू शोरीफुल उर्फ MD शोरीफुल बाबू मियाँ के रूप में हुई थी और उसके खिलाफ मुकदमा जारी है। NIA की जांच के अनुसार बांग्लादेश के चटगांव जिले के रहने वाले शहाबुद्दीन और मुन्ना तस्करों और दलालों की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसे थे। उन्होंने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र हासिल किए। उन्होंने इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड खरीदे और बैंक खाते संचालित किए। बाबू के साथ दोनों आरोपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के लोगों की भारत में मानव तस्करी में उनकी तलाश थी, जबकि पीड़ितों को भारत में रहने के लिए मजबूर किया गया और उनका शोषण भी किया गया। और आइए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। देश के उत्तरी भाग में जहां गर्मी का सितम जारी है, तो दक्षिणी राज्यों में मानसून से पहले की बरसात ने कहर बरपाया हुआ है। कर्नाटक में बेंगलुरु सहित कई शहरों में प्री मानसून बारिश से कई इलाके बुरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मानसून विभाग ने केरल में जल्द ही मानसून की दस्तक का अनुमान जताया है। देश के अलग अलग भागों के ये नज़ारे मौसम की मार की गवाह हैं। जहां उत्तर भारत भीषण गर्मी और तपिश से दो चार हो रहा है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्य में प्री मानसून बारिश आफत बनकर टूटी है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन भारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें तटीय कर्नाटक और आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। कर्नाटक के मंगलुरु में कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से कई जगह जलभराव हुआ। शहर के कादरी इलाके में एक पेड़ उखड़ गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सड़क साफ करने का काम किया जा रहा है। वहीं बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने मानसून पूर्व भारी बारिश के कारण रात भर सड़कों और घरों में पानी भर जाने के बाद मंगलवार को शहर के कई निचले और जलमग्न इलाकों में नावें और ट्रैक्टर ट्रालियां तैनात की। भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रशासन को आपातकालीन बचाव कार्य करना पड़ रहा है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने शहर में भारी बारिश के बाद जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भाजपा ने शहरी बुनियादी ढांचे के ढहने और सरकार की मानसून से निपटने की तैयारी न करने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और मानसून की शुरुआती बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद लापरवाही का आरोप लगाया। Congress people telling brand Bangalore, now become greater Bangalore. The Bangalore become bad Bangalore now. Entire Bangalore in the water now. I think Congress government doing a big rally in Ballari convention. 5 deaths happen in Karnataka today. Siddaramaiah government has become so insensitive when people are worst affected due to heavy rains from last 2 days in Bangalore. State government is busy in celebrating in 2 years completion at Hospet. People are suffering. आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो रही है। राज्य के तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।